हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ऑडिटिंग का हमने चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। जिसने भी ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं, चैप्टर 6 का पार्ट फर्स्ट तक कंप्लीट करा है ना, पार्ट फर्स्ट यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। जिसने भी ये नहीं देखा है वो इसको देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। आज हम इसके करेंगे चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ये आपके लिए समान रूप से उपयोगी हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों। अगर आपके टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो वो आपको जरूर करनी चाहिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है, अगर देखो आपको ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली सीरीज़ अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करें। तो आप कमेंट करेंगे, उसी से हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज़ रेगुलर रखनी है या नहीं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो हम ये लेक्चर्स बना के क्या करेंगे। ठीक है, और ये आपको पता ही है कि जो ऑडिटिंग का सिलेबस है जूनियर अकाउंटेंट TRA के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर किया जा रहा है। हालांकि ये ऑडिटिंग के लेक्चर सभी एग्जामों में समान रूप से उपयोगी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी समान रूप से उपयोगी हैं सभी एग्जामों के लिए। ठीक है, अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसे ही कोई भी क्वेश्चन देखें तो बस उस पर क्वेश्चन नंबर मार्क कर लें। और इन टेस्ट को देने की एक कंडीशन यही है कि जब भी आप ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, फिर उसके बाद में 10 से 15 सेकंड का समय लेकर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पर इसका आंसर जरूर लिखें, जिससे हमें भी पता चलेगा कि आप कितना सीरियस ले रहे हैं इन टेस्ट को। ठीक है, अगर देखो आपके आंसर्स आएंगे उसी से हमें पता चलेगा। अगर आप सीरियस हैं तो हम भी सीरियसली इनको बनाएंगे, अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर हम क्यों फालतू में मेहनत करेंगे, हम कुछ और काम कर लेंगे। ठीक है, तो आज ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करता है, निम्नांकित में से कौन सी संस्था, देखो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सी संस्था है, ये 4 संस्थाएं दे रखी हैं आपको कि जो अंकेशक पर मानक है ना, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बनाने के लिए अधिकृत है। तो बताइए इनमें से कौन बनाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 में, अभी रिसेंटली फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जूनियर अकाउंटेंट में भी आ सकते हैं। तो बताइए भारत का लागत लेखपाल संस्थान, भारत का सनद चार्टर्ड लेखपाल संस्थान, भारत का कंपनी सचिव संस्थान और भारत का सनद चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषण संस्थान। तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है, 4 ऑप्शन देख लिए हैं। तो अब 10 से 15 सेकंड का समय लीजिए आराम से और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ICAI। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कौन से एक्ट 1949 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, उससे बनाइए। तो भारत का सनद चार्टर्ड लेखपाल संस्था के द्वारा अंकेशक पर मानक बनाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, आज ये नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब बताइए इसका आंसर, निम्नांकित में से कौन सा अंकेषण का उद्देश्य नहीं है। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़ें तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं है पूछा गया है या है पूछा गया है। ठीक है, तो विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ठीक है, ये पूछा गया फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही व उचित वित्तीय स्थिति का पता लगाना, अशुद्धियों का पता लगाना, कपट का पता लगाना, यह संचालक व अंशधारियों के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करना। तो इनमें से अंकेशक जो ऑडिटर होता है उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, उद्देश्य नहीं होता है, ये पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 में पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर 10 से 15 सेकंड के अंदर कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर दीजिए जब तक। ठीक है, तो देखिए सही व उचित स्थिति का पता लगाना, हाँ तो ये तो ऑडिटर का कार्य होता है भाई, सही व उचित स्थिति का पता लगाना। और ये पूछ रहे हैं नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, अशुद्धियों का पता लगाना, अशुद्धियों को पता भी लगाता है ऑडिटर। कपट का पता लगाना, कपट का भी पता लगाता है ऑडिटर, है ना। ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर क्या ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, संचालन व अंशधारियों के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो बताइए एक अंकेशक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, ना कि शिकार करने वाले कुत्ते के समान। तो ये जो बात कही गई थी है ना, उपयुक्त निर्णय जिस मुकदमे में दिया गया था, तो कौन सा मुकदमा था, किसमें ऐसी बात कही गई थी कि ऑडिटर एज एन वॉच डॉग नॉट ए
जो शिकारी करने वाला कुत्ता होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन एवं जनरल बैंक लिमिटेड मुकदमा, लिवरपूल वैगन सप्लाई एसोसिएशन लिमिटेड मुकदमा, किंगस्टन कॉटन मिल्स मुकदमा, या लंदन ऑयल स्टोरेज बनाम शेयर होलसेल एवं कंपनी मुकदमे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइए इनमें से, ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से किस केस में एक बात कही गई थी कि एक अंकेशक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होता है ना, शिकारी कुत्ते के समान नहीं होता। तो आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकंड का समय लेके आराम से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा किंगस्टन कॉटन मिल केस, ठीक है। इसके अंदर बात ये कही गई थी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना लंदन एवं जनरल बैंक केस, इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि भाई जो ऑडिटर है ना वो अपने जो ऑडिटिंग करता है उसकी 100% सत्यता की गारंटी नहीं लेता है, ठीक है। 100% की बात किसमें कह रहा है, लंदन एवं जनरल बैंक केस में। इस साथ साथ इसमें कहा गया था अंकेशन क्या नहीं है, बीमा करता नहीं है ना, बीमा करता नहीं है, ये दोनों चीज़ें याद रख लेना। इसमें किंगस्टन कॉटन मिल केस में क्या गया था, एक तो रखवाली करने वाले कुत्ते के समान, ठीक है, और शिकारी कुत्ते के समान नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना किंगस्टन कॉटन मिल केस में। इसके अलावा इसका क्या काम नहीं है, वैल्यूशन करना, है ना, वो वैल्यूशन करने को क्या बोलते हैं, मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन करता नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं किंगस्टन कॉटन मिल केस में। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा अपना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो अंकेशक का अर्थ है, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया था। भाइयों एवं खातों की जांच करना, ठीक है, विभिन्न लेन देन की भाइयों एवं खातों में लिखना, एक व दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देखने में बहुत ही इजी लग रहा है, होने में भी बहुत ही इजी है। अगर आपने अच्छे से समझा हो और नहीं समझोगे अच्छे से तो आप इसका आंसर गलत भी करके आ सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाई जो ऑडिटर होता है उसका लिखने का कार्य नहीं होता। लिखने का कार्य कौन करते हैं, जो कंपनी के क्लर्क्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है, वो लिखते हैं। ऑडिटर का काम सिर्फ जांच करने का होता है, चेक करने का होता है, जो भी वाउचर्स होते हैं उससे जो अकाउंट्स होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, उनकी टैली करता है, उनको देखता है कि बिल्कुल सही रिकॉर्डिंग की गई है या नहीं, ठीक है। तो ये कार्य होता है ऑडिटर का, भाई उन खातों की जाँच करना होता है, ना कि लिखने का, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, उसी से ही हमें पता चलता है। अपनी टेस्ट, अपने खुद की स्किल्स भी तो जानिए आप, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, अमूर्त संपत्ति का एक उदाहरण है ना। अमूर्त मतलब इंटेंजिबल असेट की बात कर रहा है, तो इनमें से कौन सा होगा। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2012 में पूछा गया था एक क्वेश्चन, प्रारंभिक व्यय, अंशों के निर्गमन पर बट्टा, लाभ हानि खाते का डेबिट शेष या इकस, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से इंटेंजिबल असेट्स कौन सी है, अमूर्त संपत्ति कौन सी है जिसे आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वही आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर वीडियो को पॉज करके 10 से 15 सेकंड में कमेंट सेक्शन में लिखें, क्वेश्चन नंबर 5 लिखें, फिर इसका आंसर लिखें, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखो प्रारंभिक व्यय ये नहीं होंगे, ये अमूर्त संपत्ति नहीं है, तो दिख रहे हैं। अंशों के निर्गमन पे बट्टा, है ना, लाभ हानि खाते का डेबिट सेट, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इकस मतलब पैटेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। पेन आज सही नहीं चल रहा है यार, मुझे क्या पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आ जाइए यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6, बताइए दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। बताइए इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम, बताइए। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2012 में पूछा जा चुका है। तो ह्यूज ओल्ड केसल द्वारा, लुकास पेसियोली द्वारा, बाल्टी बॉय द्वारा, या विलियम पिकल्स द्वारा। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, वही 10 से 15 सेकंड का समय लेना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुकास पेसियोली के द्वारा डबल एंट्री सिस्टम दिया गया था। कौन सी ईयर में दिया गया था? ये 1494 की बात है। ठीक है, 1494 में लुकास पेसियोली के द्वारा डबल एंट्री सिस्टम दिया गया था। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख लें, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाइए यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, आपको क्या करना है। आप देखिए, आप भी आंसर दीजिए, तभी हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 वही, अंकेशक को ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, कथन का प्रयोग हुआ है। अब ईमानदारी वाली बात कौन से कथन में की गई है? किंगस्टन कॉटन मिल केस में कहा गया था क्या? लंदन व जनरल बैंक केस में कहा गया था? आर्मिटेज केस में कहा गया था? या लंदन ऑयल स्टोरेज केस में कहा गया था? बताइए। ईमानदार, किंगस्टन कॉटन मिल केस, लंदन व जनरल बैंक केस, आर्मिटेज केस और लंदन ऑयल स्टोरेज केस। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर क्या करना है? आपको 10 सेकंड का समय लेना, 10 से 15 सेकंड का समय लीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, तो देखिए ईमानदारी की बात कौन सी केस में कही गई थी, बताओ। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, बी। एक सेकेंड, पेन से क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी वापस बोल देता हूँ। देखो, लंदन व जनरल बैंक केस में कहा गया था कि अंकेशक को क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, अंकेशक व्यवहार समिति का परिवर्तित नाम है। ये भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2012 में पूछा गया था। बताइए। अंकेशक तथा आश्वासन मानक मंडल, मानक अंकेशन व्यवहार समिति, अंकेशक तथा आश्वासन मानक व्यवहार मंडल, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको वही 10 से 15 सेकंड का समय लीजिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंकेशक तथा आश्वासन मानक मंडल, इसका नाम चेंज कर दिया गया था। अंकेशक व्यवहार समिति का नाम क्या कर दिया गया था? अंकेशक तथा आश्वासन मानक मंडल कर दिया गया था। ये थोड़ा सा याद रखना है, एग्जाम में आपसे भी पूछा जा सकता है जब ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, अंकेशक किसी भी संस्था, चाहे लाभ कमाने के उद्देश्य से हो अथवा नहीं, तथा चाहे उसका आकार वैधानिक रूप से कुछ भी हो, वित्तीय सूचना की स्वतंत्र जांच है, जबकि ऐसी जांच उस पर राय प्रकट करने के उद्देश्य से की गई हो। अंकेशक की यह परिभाषा डैश द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो ये जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब जल्दी से इसका आंसर क्या करना है आपको। इसमें तो आपको 2-4 सेकंड ज़्यादा लग सकते हैं, तो 10 से लेके 20 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आराम से सोचिए, क्वेश्चन को एक बार वापस से पढ़ लीजिए और फिर इसका आंसर देने का ट्राई करें कि भैया ये बात कर रहा है कि जो अंकेशक है, चाहे किसी भी संस्था हो, है ना, अंकेशक किसी की संस्था में किया जा रहा हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी हो या नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव वाली कंपनी हो। ठीक है, चाहे उसका साइज़ कुछ भी हो, चाहे वो वैधानिक रूप से एस्टेब्लिश की गई हो या नॉन वैधानिक हो, तो जो वित्तीय सूचना की स्वतंत्र जांच होती है, जबकि ऐसी जांच उस पर राय प्रकट करने के उद्देश्य से की गई हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या रहा है? सिर्फ राय प्रकट करने के लिए आपने ऑडिटिंग करवा लिया। तो अंकेशक की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंकेशन तथा आश्वासन मानव मंडल के द्वारा ये
डेफिनेशन दी गई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ICAI क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। ICAI द्वारा प्रसारित स्पष्टीकरण के द्वारा प्रमुख अंकेशक का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा अधिकार नहीं होगा। ऑडिटर का प्रमुख जो मेन ऑडिटर होता है, प्रमुख ऑडिटर की बात कर रहा है, उसका अधिकार नहीं होगा इनमें। ठीक है, तो शाखा अंकेशक के कार्यकारी प्रपत्रों के निरीक्षण करने की, जांच करने की। ठीक है, निरीक्षण करना मतलब जो एग्जीक्यूटिव पेपर्स होते हैं किसी भी ब्रांच ऑडिट के, ठीक है, तो उनके जो कार्यकारी जो मतलब जो वर्किंग पेपर्स होते हैं, क्या उसका निरीक्षण कर सकता है क्या मेन ऑडिटर। ठीक है, शाखाओं का निरीक्षण करने का, अंकेशक कार्य हेतु आवश्यक सूचना के पता लगाने का, या अपने अंकेशन प्रतिवेदन में शाखा के अंकेशन प्रतिवेदन को सम्मिलित करने का। तो इसमें पूछ रहा है कि ICAI द्वारा प्रसारित स्पष्टीकरण, जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया उसके अकॉर्डिंग मुख्य जो ऑडिटर होता है उसका अधिकार नहीं होगा। इनमें से क्या उसका अधिकार नहीं होता। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए जो शाखा ऑडिटर, जो कोई सा भी जो मेन ऑडिटर है, ठीक है, तो और या ऑडिटर है, उसके कार्य होते हैं कि शाखाओं के निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, अंकेशन कार्य हेतु आवश्यक सूचना का पता भी लगा सकता है और अपने अंकेशन प्रतिवेदन में शाखा अंकेशन प्रतिवेदन को सम्मिलित कर सकता है, परंतु ये उसका राइट नहीं होता कि वह जो कार्यकारी पत्र होते हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव पेपर्स होते हैं, उनका निरीक्षण करे किसी भी ब्रांच ऑडिट का। तो ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे भी जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में, तो ये आपको करके आने से ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा ये, क्वेश्चन नंबर 11। अंकेशक का अंग्रेजी पर्याय ऑडिटिंग डैश भाषा के ऑडिट शब्द से लिया गया है। तो कौन सी भाषा के ऑडिट शब्द से ऑडिटिंग लिया गया है। ठीक है, बताइए लैटिन भाषा के, ग्रीक भाषा के, ग्रीक रोमन, फ्रेंच भाषा के, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वही 10 से 15 सेकंड का समय लीजिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, जल्दी से इसका आंसर लिखें तो हमें भी अच्छा लगता है। तो देखो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा। ठीक है, लैटिन भाषा के ऑडिट शब्द से आया है ऑडिटिंग, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से एक अंकेशन का लाभ नहीं है। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से जो एक अंकेशन होता है उसका लाभ नहीं होता है। यह स्वामियों की संतुष्टि प्रदान करता है, ये ऋण लेने में सहायक होता है, ये लागत भार को न्यून करता है, यह अशुद्धियों और कपटों की खोज करता है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से इसका आंसर आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें भी आप इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा यह लागत भार को न्यून करता है। ठीक है, जो भी आपकी कॉस्टिंग हो रही है ना, कॉस्ट आ रही है, तो उसको क्या मिनिमाइज करता है क्या कॉस्टिंग को ऑडिटिंग करने से? नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। ऑडिटिंग तो जो पहले सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, रिकॉर्ड हो चुके हैं, उनकी की जाती है कि आपने जो एंट्री करी है वो सही तरीके से करी थी या नहीं करी थी। ठीक है, वो जानने के लिए है। आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, 12 तक कर लिए ना, क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे, 13 करते हैं। आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। एक वैधानिक अंकेशन को किसी भी समय जांच पड़ताल का अधिकार होता है। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में पूछा गया था। कंपनी की लेखा पुस्तकों के तक, है ना, कंपनी की लेखा पुस्तकें एवं प्रलेखों को पढ़ने जांचने का। ठीक है, कंपनी की लेखा पुस्तकें, प्रलेखें एंड प्रमाणकों। तो बताइए एक जो वैधानिक होता है, एक लीगल ऑडिटर होता है, उसको किसी भी समय जांच करने का अधिकार होता है। तो वो इनमें से किसकी जांच कर सकता है? ठीक है, सिर्फ कंपनी के लेखा पुस्तकों की, कंपनी की लेखा पुस्तकों के साथ में प्रलेखों की भी, और प्रलेखों के साथ तीसरा ऑप्शन हो जाएगा लेखा पुस्तकें, प्रलेख एंड प्रमाणकों की। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट में सेक्शन में लिखें, या इनमें से या कंपनी के नोटिस व प्रलेखों की। ठीक है, ये एक चौथा ऑप्शन भी है, इसको भी देख लीजिए, कंपनी का नोटिस व प्रलेखों की भी।
तो बताइए इनमें से किसकी जांच करने का अधिकार होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनी की लेखा पुस्तकें, प्रलेखों एवं प्रमाणकों की जांच करने का अधिकार होता है किसी भी समय एक ऑडिटर के पास में, जो वैधानिक ऑडिटर होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 14 करते हैं। क्वेश्चन 14 बताइए, लेन देन को दर्ज करने की प्रक्रिया में राशि और खातों को अनजान, इस वर्ड पे जोड़ देना, अनजान में हटाने या जोड़ने को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये DLB जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। धोखाधड़ी, क्या धोखाधड़ी में हम अनजाने में धोखाधड़ी करते हैं क्या? ये बताओ पहले तो। ठीक है, जहाँ पे धोखाधड़ी कर रहे हैं तो जानबूझ के की जाती है, अनजान की जाती है। त्रुटि, कोई एरर हो गया। ठीक है, यार पेन नहीं चल रहा है और मज़ा नहीं आ रहा है, एक मिनट को इसको दोबारा सही से लिख देते हैं, कोशिश करते हैं। अगर सही से चल जाएगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखो त्रुटि होती है एरर, या गलत निरूपण या वचन। बताइए इसमें से कौन सा अनजाने में होगा? आपसे धोखाधड़ी होगी, गलत निरूपण कर लिया है वचन, तो यहाँ पर देखो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रुटि हो जाएगा। ये अनजाने में नहीं होती, मतलब जो त्रुटि होती है वो अनजाने में होती है। धोखाधड़ी, गलत निरूपण और वचन ये अनजाने में नहीं, जानकर किए जाते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गए थे, 14 हो गया था, 15वां करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, तो जल्दी से बताइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम पारित हुआ था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिख के बताया था, बताइए जल्दी से। अभी आपको लिखना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब पारित हुआ था? ये लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार एग्जाम 2015 में पूछा गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है आपका। ठीक है, इसको काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए 1949 में, बी 1948, बी 1949 में, सी 1950 में, डी 1951 में। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, 10 से 15 सेकंड का समय लेकर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। देखो इतना समय लेने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर आपको 1 सेकंड में ही आना चाहिए। इतनी तो तैयारी रखनी पड़ेगी यार, 2-4 चीज़ें तो आपको 1 सेकंड में आनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, अशुद्धियों के प्रकार में क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये कनिष्ठ लेखाकार एग्जाम 2015 में पूछा गया था कि अशुद्धियों का जो प्रकार होता है उसमें से इनमें कौन सी अशुद्धि, कुछ टाइप की अशुद्धि नहीं होती है अपने पास, है ना। सिद्धांतों की अशुद्धि, संप्रेषण की अशुद्धियाँ, हिसाब की अशुद्धियाँ या दोहराव की अशुद्धियाँ। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि भैया इनमें कौन से प्रकार की अशुद्धियों के बारे में बात नहीं करता है। सिद्धांतों की अशुद्धियों की बात करता है, संप्रेषण की अशुद्धियाँ होती हैं कि भाई, हिसाब की अशुद्धियाँ, दोहराव की अशुद्धियाँ तो होती हैं। तो इनमें से कौन सी अशुद्धि नहीं होगी? बताइए जल्दी से। तो देखिए आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकंड का समय लेकर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषण की अशुद्धियाँ। ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा था, हमने सिद्धांत की अशुद्धियाँ पढ़ा था, हिसाब की अशुद्धियाँ देखी थी, दोहराव की अशुद्धियाँ, तो हमने ये नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।